विपक्ष को मालूम है कि इस बार कहीं दाल उनकी नहीं गलने वाली है विधानसभा चुनाव में। जो टीम का पार्ट ही नहीं है अभी मैदान में, तो उसके बारे में क्या टिप्पणी। एक तरफ एनडीए, दूसरी ओर महागठबंधन, तो मैच इन्हीं दोनों के बीच में है। खुद नीतीश कुमार जी ने ही मेरा नाम बदल दिया जब हम लोग साथ काम करते थे। संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन पार्टी की ओर से हो रहा है। लोगों तक हम बताना चाहते हैं कि क्या है यह परिसीमन का मामला, कैसे अन्याय हो रहा है। अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना उनकी परंपरा रही है, तो इसलिए इस तरह की बात तेजस्वी यादव भी कर। बस कोई दूसरा इशू नहीं है इनके हाथ में, तो चलो कुछ मुद्दा मिल जाए, इसलिए इस तरह की कोशिश है। लेकिन इस कोशिश में राजनीतिक रूप से सफल नहीं होने वाले हैं, तो मुख्यमंत्री के रूप में उनको कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन पार्टी की जवाबदेही के बारे में उनको कुछ न कुछ डिसीजन लेना चाहिए। तो इतना एक्टिव होकर जो व्यक्ति काम कर रहा है, स्टेट की सेवा कर रहा है, और उसके बारे में इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल आपत्तिजनक है, फालतू किस्म का है, बकवास है। क्या कर दिया था जब उनकी सरकार थी, जिसको लेकर अभी हम लोग अपनी उपलब्धि में उसको गिन रहे हैं। तो मीडिया के सामने विपक्ष के लोग लाएं कि इतने लोग हैं, देखिए इस गांव के 100 लोग जिनका नाम कट गया, वोटर की चोरी हो गई। नहीं ना, एनडीए 243 सीटों पर तैयारी कर रहा है, तो एनडीए के ही हम पार्टनर हैं। जनता पूरे तौर पे एनडीए के साथ खड़ी है, इसलिए एनडीए ही फिर से सरकार बनाएगा। बिहार की राजनीति में स्वच्छ छवि और कुशल व्यक्तित्व की अगर चर्चा होती है तो एक नाम सबसे पहले आता है उपेंद्र कुशवाहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, राज्यसभा सांसद हैं और साथ ही आरएलएम पार्टी के सुप्रीमो भी हैं। तल्ख सवाल होंगे, कुछ कड़वे सवाल भी होंगे, और इसी तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप सर? बिल्कुल ठीक है। और गठबंधन कैसा है सर आपका? गठबंधन भी बिल्कुल ठीक है। अभी देखा आपने, बाकी सब लोगों ने, प्रधानमंत्री जी आए थे गया जी में, और कितना अच्छा गठबंधन के सभी लोग थे, और बाकी जनता भी उत्साह के साथ स्वागत में खड़ी थी। तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कितने सीटों पे तैयारी कर रहे हैं आरएलएम पार्टी, क्योंकि 243 पे तो एनडीए कर रही है, लेकिन आप कितने सीटों पे कर रहे हैं? नहीं ना, एनडीए 243 सीटों पर तैयारी कर रहा है, तो एनडीए के ही हम पार्टनर हैं। तो कुल मिला जुला कर हम भी 243 जगह तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए की तैयारी कोई एक पार्टी तैयारी करेगी तो एनडीए की तैयारी नहीं हुई ना। वहाँ एनडीए में जो भी घटक दल है, सब मिलकर तैयारी करेगा, तभी एनडीए की ओर से तैयारी हुई। तो हम भी 243 जगह कर रहे हैं। मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि चिराग पासवान लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं, और शक्ति प्रदर्शन भी लगातार कर रहे हैं, जगह जगह सभाएं भी उनकी हो रही है। तो इस जगह पे आप आरएलएम अपनी जगह कैसे बना पाए? क्योंकि 100 पे चर्चा हो रही है कि बीजेपी 100 से अधिक सीटों पे रहेंगे, जदयू भी 100 के आसपास हैं, और चिराग पासवान कह रहे हैं 40 प्लस सीट। तो फिर कैसे जगह बचेगा? देखिए, अब कौन नेता क्या बयान दे रहे हैं, क्या एक्टिविटी है, उससे जोड़कर कोई सवाल कीजिएगा तो शायद हम जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि उनके सेहत पे लगातार जो है विपक्ष सवाल खड़े करती है कि अचेत अवस्था में हो गए हैं, उन्हें पार्टी और सत्ता दोनों छोड़ देना चाहिए। विपक्ष की बौखलाहट इस तरह के बयानों से जाहिर होता है। विपक्ष को मालूम है कि इस बार कहीं दाल उनकी नहीं गलने वाली है विधानसभा चुनाव में। जनता पूरे तौर पे एनडीए के साथ खड़ी है, इसलिए एनडीए ही फिर से सरकार बनाएगा, यह बात उनको मालूम है। इसलिए अंदर से बौखलाहट है, घबराहट है, और इस बौखलाहट घबराहट में अनर्गल बात बोलते रहते, और उसी तरह की बात में एक माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर तबीयत उनकी ठीक नहीं है, यह कहना भी। नीतीश कुमार जी लगातार हर दिन अभी भी 16 घंटा काम करते हैं, 18 घंटा काम करते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी योजना के उद्घाटन में, शिलान्यास में, बिहार के अलग अलग हिस्सा में, सरकारी अलग अलग कार्यक्रमों में हर दिन नज़र आते हैं। तो इतना एक्टिव होकर जो व्यक्ति काम कर रहा है, स्टेट की सेवा कर रहा है, और उसके बारे में इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल आपत्तिजनक है, फालतू किस्म का है, बकवास है। योजना और परियोजना की बात करें सर, और लगातार एनडीए के द्वारा कई सारी योजनाओं का सौगात की बौछार अभी हो चुकी है, लेकिन जितनी योजनाओं का बौछार आप कर रहे हैं,
विपक्ष का ये कहना है कि एनडीए क्रेडिट चोर हैं, सारे हमारे क्रेडिट को लेके अपनी योजनाओं के सौगात की बौछार कर रही है। कौन सा उनका क्या कर दिया था जब उनकी सरकार थी, जिसको लेकर अभी हम लोग अपनी उपलब्धि में उसको गिन रहे हैं? क्या कर दिया था एक भी इस तरह का? आज चले जाइए बिहार में, हर जगह, पटना शहर देख लीजिए, गांव देख लीजिए, सड़कों का जाल बिछा दिया, बिजली घर घर में चली गई। गांव में भी अब 18 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा बिजली रहती। तो इस तरह से एनडीए की सरकार ने, भारत सरकार और राज्य की सरकार ने काम किया है। इसमें कौन सा काम उनका है कि हम लोग अपनी उपलब्धि में उसको गिनवा रहे हैं? तो विपक्ष के लोग इस तरह की बात करते हैं, सुनकर कोई हंसता होगा और क्या। एसआईआर मामले को लेकर पूरे तेवर में दिख रही है विपक्ष, सड़क पे हैं, वोट अधिकार यात्रा चल रहा है। वोटर का क्या ऐसा अधिकार छिन गया जिनके कारण विपक्ष को सड़क पर उतरना पड़ गया? विपक्ष के लोग, देखिए, हमारे आपके घर में या किसी के घर में अगर हम कहें कि चोरी हो गई तो हमको एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा, और एफआईआर में हमको लिखना पड़ेगा कि इतना पैसा ले गया, इतना ऑर्नामेंट्स ले गया, इतना और कोई सामान ले गया। तो जिसके बारे में कह रहे हैं विपक्ष के लोग कि चोरी हो गई, उस तरह के लोग अगर किसी टोला में, मोहल्ला में 100, 200, 1 जो भी हैं कहीं, तो मीडिया के सामने विपक्ष के लोग लाएं कि इतने लोग हैं, देखिए इस गांव के 100 लोग जिनका नाम कट गया, वोटर की चोरी हो गई, उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ, 100 आदमी के साथ। तो इस तरह का तो कुछ ही नहीं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जो कुछ भी आप बोल रहे हैं आप शपथ के साथ दीजिए, एफिडेविट के साथ दीजिए। तो इस पर लोग तैयार ही नहीं है, तो एफआईआर करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या क्या सामान कहाँ से गायब हुआ, जिसके यहाँ चोरी हुई, कहने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब है ही नहीं इशू जिसको ये लोग इशू बनाना चाह रहे हैं। बस कोई दूसरा इशू नहीं है इनके हाथ में, तो चलो कुछ मुद्दा मिल जाए, इसलिए इस तरह की कोशिश है। लेकिन इस कोशिश में राजनीतिक रूप से सफल नहीं होने वाले हैं। जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास है, जनता बिहार की दिग्भ्रमित नहीं होने वाली। तेजस्वी यादव इसी यात्रा के दौरान पीएम के बारे में कुछ अमर्यादित बयान दे देते हैं, उन पर केस भी हो जाता है, वो बयान जो हम बोल नहीं सकते। इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हम तो कहेंगे किसी भी दल में, किसी भी पार्टी में भाषा की मर्यादा बड़ी चीज़ होती है। हर आदमी को भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। आलोचना हम लोग भी करते हैं और डेमोक्रेसी में आलोचना की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन आलोचना किस भाषा में करें, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें, इस पर आदमी को कंट्रोल होना चाहिए। और यह कंट्रोल आरजेडी वाला से हम इसकी अपेक्षा करें तो मुझको लगता है कि उनका जो इतिहास रहा है उसको देखकर लोग कर ही नहीं सकते। अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना उनकी परंपरा रही है, तो इसलिए इस तरह की बात तेजस्वी यादव भी करते हैं। भी बयान दिए थे बीते दिनों पहले कि पीएम मोदी आ रहे हैं तो नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर का पिंडदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। लालू जी भी इस तरह की बात बोल देते हैं, तो क्या कहना है उसका। हमने कहा कि एक तरह से आरजेडी में यही संस्कार है, तो उस संस्कार के चलते लोग बोलते हैं, लेकिन जनता सारी चीज़ों को देखती है। इस तरह की बातों को जनता नहीं पसंद करती है, यह उनको भी मालूम होना चाहिए। नीतीश कुमार के पुराने साथी रहे हैं, राजनीतिक करियर भी आपका काफ़ी लंबा रहा है, आप उनको बार बार नसीहत भी देते रहते हैं, आपके बात को मानते भी हैं। बीते दिनों निशांत जी के जन्मदिन के दिन आपने उनको नसीहत दिया था कि सत्ता और पार्टी में अब बागडोर कहीं एक तरफ शिफ्ट होना चाहिए, यानी आपका ये इशारा तो नहीं था कि निशांत जी को बागडोर अब पार्टी की सौंप देनी चाहिए? नहीं, हमने कहा था कि पार्टी के मामला में नीतीश जी को कोई डिसीजन लेना चाहिए। सरकार चलाने का उनका लंबा अनुभव है, उस अनुभव का लाभ बिहार की जनता को मिल रहा है, आगे भी इस अनुभव का लाभ मिलता रहे, तो मुख्यमंत्री के रूप में उनको कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन पार्टी की जवाबदेही के बारे में उनको कुछ न कुछ डिसीजन लेना चाहिए। अब क्या डिसीजन लेंगे यह उनका विषय है, इसमें हम कोई राय कैसे दे सकते हैं कि अमुक व्यक्ति को बना दीजिए, उसको हटा दीजिए, उसको रख दीजिए। उनकी पार्टी का मामला है, तो उनकी पार्टी के अंदरूनी मामला में हम इस तरह से सुझाव तो नहीं दे सकते ना। नहीं, क्योंकि ये सवाल इसलिए सर हम लेके आए हैं क्योंकि पुरानी बातें हैं। उपेंद्र कुमार सिंह नीतीश कुमार के एक बार कहने पे उपेंद्र कुशवाहा बन गए, इसके पीछे की कहानी क्या है? नहीं, देखिए, कहानी तो सब लोगों को मालूम है। खुद नीतीश कुमार जी ने ही मेरा नाम बदल दिया। जब हम लोग साथ काम करते थे तो उपेंद्र प्रसाद सिंह मेरा नाम
रिकॉर्ड में या सर्टिफिकेट्स वगैरह में सब जगह है, आज भी है, लेकिन उन्होंने ही नाम चेंज करके उपेंद्र कुशवाहा कर दिया। तो एक पॉलिटिकल मैसेज के लिए उन्होंने किया, कोशिश थी, समता पार्टी बनाने के पहले ही की घटना है यह कि नीतीश जी के साथ सब लोग हैं, समाज के सभी वर्ग के लोग हैं, तो इसी क्रम में उनको लगा होगा तो उन्होंने चेंज कर दिया। 7 तारीख को एक महासभा करने जा रहे हैं, क्या कुछ उद्देश्य रहेगा उसका? 7 नहीं, 5 सितंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन पार्टी की ओर से हो रहा है। और इसके पहले बिहार के और भी कई जगह पर, कई हिस्सों में हमने रैलियां की है, जिसमें शाहबाद के इलाका में, विक्रमगंज, गया में, मुजफ्फरपुर में, इन जगहों पर रैली पहले हुई है। अब रैली हमारी पूरे बिहार के साथियों के साथ मिलकर 5 सितंबर को पटना में हो रही है। तो इस रैली में तैयारी है, लोग आएंगे। परिसीमन का मुद्दा लगातार आप उठा रहे हैं, वर्षों से परिसीमन की बातें कर रहे हैं। हमारे दर्शक को ये बता दीजिए कि क्या कुछ है परिसीमन का पूरा मुद्दा, क्योंकि अभी दिग्भ्रमित हैं कुछ लोग, क्योंकि परिसीमन के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। तो एक बार पूरा बता दीजिए कि क्या कुछ ये पूरा मामला है। देखिए, यह बात बिल्कुल ठीक है कि लोगों को मालूम ही नहीं, अन्याय बिहार के साथ हो रहा है और पिछले 50 वर्षों से हो रहा है, और बिहार ही नहीं, अगल बगल के भी कई राज्य हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन क्या अन्याय हो रहा है, क्योंकि इतना पुराना मामला है इसलिए लोग अवगत नहीं। तो हमको लगा कि पहले लोगों तक बात जाए, और इसलिए हम रैली भी कर रहे हैं, या हमने की है और जगह लोगों तक हम बताना चाहते हैं कि क्या है यह परिसीमन का मामला, कैसे अन्याय हो रहा है। देखिए, परिसीमन करने की व्यवस्था हमारे संविधान ने, जब संविधान बना उसी समय की थी, और उसके आधार पे हर 10 साल पर गणना, सेंसस, और उस सेंसस के बाद जो आंकड़ा होगा आबादी का, उसके आधार पे फिर से सीटों की संख्या लोकसभा में या विभिन्न राज्यों की विधानसभा में बढ़नी थी। तो प्रारंभ में तो आज़ादी के बाद 1951 में, 61 में और 71 में 3 बार की जनगणना के आंकड़ों के आधार पे सीटों की संख्या बढ़ी। लेकिन 76 में जब आपातकाल लागू था, इमरजेंसी था, उस वक्त किस संविधान में बदलाव कर दिया, और बदलाव करके कहा कि अब आगे सेंसस के आधार पे नहीं होगा परिसीमन, जिसका नतीजा है कि अभी तक बंद है, अगले साल 50 साल तक के लिए बंद की व्यवस्था की गई। तो उसके हिसाब से अगले साल वह समय सीमा समाप्त हो रही। अगर उस समय परिसीमन पर रोक नहीं लगाई गई होती तो पिछली जो जनगणना की रिपोर्ट है 2011, उसके आधार पे कम से कम बिहार में 60 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या हो सकती थी, अभी 40 है। तो 60 की जगह अगर 40 लोग दिल्ली में जाकर बिहार के हित के बारे में वकालत करेंगे पार्लियामेंट में, तो स्वाभाविक रूप से बिहार को ज़्यादा लाभ होगा, और नहीं होने से नुकसान हो रहा है। तो यह जो इनजस्टिस बिहार के साथ हो रहा है, परिसीमन नहीं होने के कारण 2026 में ओपन होगा तो परिसीमन फिर से होगा और संख्या बिहार में बढ़ेगी। लेकिन कुछ लोग क्योंकि लग गए हैं फिर से कि परिसीमन जो बंद है वो आगे भी बंद रहे, तो आगे बंद रहेगा तो बिहार के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है फिर आगे इनजस्टिस होता है। हैं जो तमाम मुद्दे को उठा रहे हैं, हम बिल्कुल, हमको लगता है कि जिस स्तर पे हम उठा रहे हैं, परिसीमन नहीं हो इस बात के समर्थन में उठाने वाले लोग उठा रहे हैं। साउथ के कई राज्य के लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बना लिया है, पार्लियामेंट में भी लोग हमेशा इस पर बात करते रहते हैं, लेकिन परिसीमन हो इस पक्ष में बोलने वाले लोग नहीं हैं, और इसलिए हमको लगा कि हमको बोलना चाहिए, और यही कारण है कि हम इसको उठा रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इसमें सपोर्ट मिल रहा है? नहीं, गवर्नमेंट के सपोर्ट की जरूरत इसमें अभी नहीं है। 2026 अगले साल आने वाला है, तो जो लोग चाहते हैं कि परिसीमन नहीं हो, अगर एक तरफा उनकी बात जाएगी, इधर से कोई काउंटर नहीं होगा, तो फिर शायद सरकार के सामने सही परिस्थिति नहीं आएगी। तो इसलिए हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। शाहबाद की चर्चा कर लेते हैं कि शाहबाद में कैसी तैयारी है आपकी इस वक्त, क्योंकि सवाल ये है क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने अपनी बातों को रखा था, आपने अपना पक्ष रखा कि शाहबाद में इस तरह से तैयारी हो, आपकी बातों को तवज्जो नहीं दी गई, जिसके कारण शाहबाद सीट में एनडीए ने लूज किया है। तो इस बार आप कैसे तैयारी कर रहे हैं? इस बार तैयारी है, हर तरह से हम लोग मुस्तैद हैं,
और पिछली बार जैसे भी जानकर हो, अनजान में हो, इधर से हो, उधर से हो, कहीं से वैसी गलती जिसको हम एनडीए के लोग कंट्रोल कर सकते हैं, वैसी गलती फिर से न हो। हम लोग इस तरह की स्ट्रेटजी बना रहे हैं और स्ट्रेटजी जब दुरुस्त बनाएंगे तो रिजल्ट भी दुरुस्त आएगा। तो तैयारी हमारी है। एक तीसरा चेहरा भी उभर के सामने आ रहा है, प्रशांत किशोर। एक तो एनडीए हो गए, महागठबंधन हो गया, और प्रशांत किशोर भी अब पूरे एक्टिव में हैं, जमीनी स्तर पे उतर रहे हैं, अपना कार्यक्रम भी कर रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर को आप एक राजनीतिक चेहरा मानते हैं? देखिए, अभी जो मैदान सजा है या सजने वाला है विधानसभा चुनाव में, एक तरफ एनडीए, दूसरी ओर महागठबंधन, तो मैच इन्हीं दोनों के बीच में है। तो मैच इन्हीं दोनों के बीच में, तो कमेंट्री तो कुछ भी इन्हीं दोनों के बारे में होगी। बाकी जो टीम का पार्ट ही नहीं है अभी मैदान में, तो उसके बारे में क्या टिप्पणी। आप मानते ही नहीं है मैदान में प्रशांत किशोर? हम क्या, आप भी महागठबंधन, एनडीए, एनडीए महागठबंधन, यही तो है। तो जो है सामने, चर्चा तो उसी की होगी। आखिरी सवाल रहेगा कि बड़े बड़े दावे कर रहे हैं सब, कोई 200 प्लस, कोई 225, आपके दावे कितने हैं? नहीं, देखिए, लक्ष्य हम लोगों का है एनडीए का कि मिनिमम 225 सीट हम प्राप्त करें, जीतें। यह लक्ष्य है, सामूहिक लक्ष्य है एनडीए का, सभी पार्टियों का। तो उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे, यही मानकर हम लोग लड़ रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा थे, खुलकर अपनी तमाम सवालों पर अपना जवाब रखा। तार्किक सवाल थे और जवाब भी खुलकर तमाम अपनी बातों को उन्होंने रखा। बाकी इस साक्षात्कार को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।